फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की गणित में आपके 15 लेसन हैं टोटल, जो आपके स्टार्ट होते हैं वास्तविक संख्याओं से और आपके प्रायिकता तक के होते हैं। पहला लेसन है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन वर्क करेंगे कि संख्याएँ कितनी तरह की होती हैं और क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संख्याएं दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यह आपके सिलेबस में नहीं है हाई स्कूल के, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर x² + 2 = 0 है तो x² = -2 और x ± अंडर रूट -2। ये जो -√2 आया, यहीं से काल्पनिक संख्याओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 5 तरीके की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पहला आपका है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो गिनी जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 ... अनगिनत हैं, अनंत हैं, ये कभी ख़त्म ना होंगी। दूसरी है आपकी पूर्ण संख्याएँ। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला दें तो वे पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं, जिन्हें हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखें तो 0 + n लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी साथ में आ जाता है। 0 1 2 3 4 अनंत तक के कितनी भी गिनतियाँ हो सकती हैं। अब आते हैं हम अपनी पूर्णांक संख्याओं पर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के समय में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक भी मिला दिए जाएं तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि आप अगर जो है पूर्ण संख्याओं के जो है में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक भी मिला दें तो आपके पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। Z = -4, -3, -2, 0 1 2 3 4 ... अनंत तक के। अब हमारा है चौथा जो है पॉइंट, वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? प्रत्येक वो संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहते हैं। Q जहाँ पर Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P व Q पूर्णांक होते हैं और इनका एक पॉइंट ये भी होना चाहिए। और इन दोनों का SCF यानी मासा 1 होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे 1/3, 1/2, ये सब क्या हैं? ये सब आपके जो है परिमेय संख्याएं हैं। क्या जो है 1/0 कोई परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, ये 0 नहीं, इसका आंसर जो है इन्फिनिटी आएगा, इसीलिए इसको ये परिमेय संख्या नहीं बन सकती। हाँ, अगर खाली 0 बोला जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, 2/4 पे। क्या 2/4 एक जो है परिमेय संख्या है? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इनका SCF जो है आपका 1 नहीं आएगा, इसका SCF 2 आएगा। लेकिन इसका जो सरलतम रूप होता है 1/2, वो एक परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा अगला पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्या के एकदम अपोजिट होता है। तो अपरिमेय संख्या = अंडर रूट अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या का अगर आपका वर्गमूल कर दीजिए तो आपके सारे जो है अपरिमेय संख्या निकल आएंगी, जैसे √2, √3, √5, √7 आदि। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेसन का जो आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, उस पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। A और B अगर कोई दो जो है आपकी प्राकृतिक जो है धनात्मक संख्याएं हैं और A अगर B से बड़ा है तो A को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, BQ + R। यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला बनता है। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 26 है और इसको मैंने 5 से डिवाइड किया। ये आपका क्या होता है? ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है और यहाँ पर जो बचता है शेषफल। एक और कंडीशन होती है इसमें, जो R होता है वो R B से छोटा होता है और 0 से या तो बड़ा या तो उसके बराबर होता है। एग्जाम्पल एक और करते हैं, फिर आपको इस पता चलेगा कुछ इस तरह से। जैसे मैंने ले लिया, दो संख्याएँ ले लीं, एक 5 और एक 2 जो है। तो क्या ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इस पर लागू होती है? तो हाँ, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा है तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड दे के देखता हूँ। देखिए 2 2 जा 4, तो आपका शेषफल 1 बचा और भागफल आपका 2 है। देखिए शेषफल जो है आपका B से छोटा है और 0 से और उससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिद्ध होती है। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा डिटेल हिंदी में बताऊँ, इसका LHS और RHS भी देख लीजिए कैसे जो है सिद्ध होता है। 5 और ये देखिए 2 × 2, ये आपका A है
ये आपका B है और ये आपका Q है और ये आपका R है। तो देखिए वही आ गया एकदम। तो BQ 2 2 जा 4 और +1 आपका LHS और RHS दोनों जो है आपका प्रूफ होते हैं। तो इसके हम थोड़ा सा डिटेल में बोलें तो दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं या विद्यमान होती हैं जिन्हें हम Q और R कहते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य R से छोटी या बराबर है और R B से छोटा है। तो ये आपकी जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे जिसके हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दो धनात्मक पूर्णांकों मास C और D आपका दिया है जिसका SCF हमें ज्ञात करना है। C जो है D से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ स्टेप करेंगे यानी चरण करेंगे। तो पहला चरण आपका क्या है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके Q और R ज्ञात कर लेते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके Q और R ज्ञात कर लेते हैं। जो इस तरह का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम ले आते हैं जहाँ C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर हो जाता है, जहाँ R क्या है D से छोटा है और 0 से बड़ा या तो उसके बराबर होगा। तो अब क्या है दूसरा चरण क्या होगा, यदि R अगर यहाँ पर 0 आ जाता है हो जाता है तो D पूर्णांक C और D का क्या होगा SCF हो जाएगा। और यदि R अगर यहाँ पर शून्य नहीं होता है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दोबारा करेंगे और ये इस तरह से R आ जाएगा। अब चरण 3 पे आते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक के जारी रखना होगा जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, यानी इस प्रमेय को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। इसी स्थिति को प्राप्त भाजक ही वांछनीय SCF होगा। तो ये था आपका इस लेसन का जो मेन जो टॉपिक जो आपको क्लियर करना था। अब हम तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 455 और 42 का SCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा A कौन होगा और B कौन होगा। तो यहाँ पर A हमारा 455 यानी 455 होगा और B हमारा 42 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा A जो है ग्रेटर देन B है। तो आपका अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिखेंगे। जैसे 455 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डिवाइड दे के देख लेते हैं कितना आएगा 455 को 42 से। तो हम यहाँ पे इसको 10 टाइम्स ले जाएंगे। 10 टाइम्स ले जाने से क्या हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो शेषफल बचेगा वो आपका जो है 35 बचेगा। तो जो हमारा B है वो आपका भाजक है तो 42, और जो हमारा Q है यानी आपका जो आपका भागफल है वो 10 है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा जो शेषफल बचता है वो लिखते हैं। हम देखते हैं अभी भी हमारा R क्या है 0 के बराबर नहीं आया है। तो हम फिर सेकंड स्टेप अपनाते हैं। अब हमारा जो है जो भाजक है वो 35, जो हमारा शेषफल था वो 35 आपका भाजक बन जाएगा और 42 आपका भाज्य बन जाएगा। जो 1 टाइम्स ले जाएंगे इसको हम 35, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 7। तो फिर से वही स्टेप है क्योंकि ये 42 आपका यहाँ पे आ जाएगा यानी A बन जाएगा और जो आपका 35 है वो आपका जो है B बन जाएगा। तो 35 को हमने एक बार ले गए तो हमारा रिमाइंडर बचा 7, यानी हमारा शेषफल बचा 7 जो कि 0 के बराबर अभी भी नहीं है। तो हम अब हम तीसरा स्टेप फिर से वही करेंगे। फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस पर लगाएंगे। अब हमारा जो 35 क्या है वो बन जाएगा फिर से A, यानी हमारा जो है भाज्य बन जाएगा और 7 हमारा क्या बन जाएगा भाजक। अब हमारा देखिए यहाँ पे 7 पंजे 35 होता है और हमारा जो रिमाइंडर है वो यानी शेषफल है वो 0 बचेगा, यानी R हमारा 0 के बराबर आ गया। तो अब हम जब हमारा R 0 हो गया तो हम इस जो है पूरी प्रयोग को यहीं पर रोक देंगे और जांच से पता चलता है कि 455 और 42 का जो SCF है वो 7 है, क्योंकि 7 के भाजक पे ही इसका शेषफल 0 आया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये डिवीज़न लेमा का प्रयोग हो गया।